Hello and welcome everyone. Today we will study semiconductor physics. Semiconductor physics is the branch of physics which deals with semiconductor materials. And semiconductor materials are those materials whose electrical conductivity lie in between that of conductors and insulators. सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की विद्युत सुचालकता जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कंडक्टर्स से कम होती है और इंसुलेटर्स से ज़्यादा होती है। तो इसके लिए जो हमारे की पॉइंट्स आएंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को पढ़ने के लिए, फर्स्टली सेमीकंडक्टर मटेरियल सेमीकंडक्टर की तरह क्यों बिहेव कर रहा है उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। किसी मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, एटम किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। तो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, एनर्जी लेवल्स एंड बैंड्स। मटेरियल बनाने के लिए, मटेरियल की फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे एटम्स कोलैबोरेट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो उनकी इंटरेक्शन किस तरह से होती है, किस तरह से एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपस में, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और बैंड्स फॉर्मेशन होती है। आफ्टर दैट मटेरियल्स एज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। कोई भी मटेरियल कंडक्टर की तरह, इंसुलेटर की तरह या फिर सेमीकंडक्टर की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, उनके एनर्जी लेवल डायग्राम्स। Intrinsic and extrinsic semiconductor, these are two types of semiconductors. Intrinsic is pure one and extrinsic semiconductor is the pure semiconductor with some impurity added to it. impurity add की जाती है किसी भी कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। Extrinsic semiconductors are further divided into P and N type semiconductors. PN junction diode, पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को जंक्शन की फॉर्म में यूज़ किया जाता है एज ए जंक्शन डायोड। उसकी वर्किंग किस तरह से वर्क करता है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे करंट प्रोड्यूस होता है उसमें, एंड इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, एंड आफ्टर दैट सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर which exist in two configurations, PNP and NPN transistor. सो पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। कोई भी एटम जो है बेसिक यूनिट होता है किसी भी मटेरियल के लिए। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड देन टू ए मटेरियल। किसी भी मटेरियल की फॉर्मेशन के लिए एटम कंबाइन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में और मटेरियल बनता है। तो एटॉमिक मॉडल को पढ़ने के लिए हमारे पास एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं और वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं ये देखना पड़ेगा। बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस दी गई थी एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए, बट जो फाइनल थी हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से है कि न्यूक्लियस सेंटर में एग्जिस्ट करता है हमारे एटम के, जिसके अंदर हमारा ऑलमोस्ट टोटल मास एग्जिस्ट करता है किसी भी एटम का, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं और उनका मास बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं दोनों ही हमारे न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए ओवरऑल ऑलमोस्ट टोटल जो मास है किसी भी एटम का वो हमारे न्यूक्लियस में ही एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, एंड न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे बाहर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एंड इन ऑर्बिट्स की एनर्जी जो है वो इनकी लेवल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल होगा सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट में फिल होगा जो हमारा क्लोजेस्ट ऑर्बिट है न्यूक्लियस के अराउंड। आफ्टर दैट विद इंक्रीज्ड एनर्जी electrons are distributed in different orbits. तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे एनर्जी लेवल्स एंड बैंड्स को डिस्क्राइब करने के लिए। बेसिकली हमारे बैंड्स क्या हैं कि बहुत सारे एनर्जी लेवल्स जब डिस्क्रीट फॉर्म में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस के साथ एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम बैंड बोल देते हैं। जैसे हमारे कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, तो उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू द रूल 2n²। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे अरेंज होते हैं डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिट्स में अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज, उन ऑर्बिट्स के लिए एक रूल होता है हमारा 2n², जहाँ n है नंबर ऑफ ऑर्बिट।
तो अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू हमारी रहेगी 1, तो वहाँ हमारे टोटल 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्बिट में. आफ्टर दैट n इक्वल टू 2 फॉर सेकेंड ऑर्बिट, 2 into 2 का square, that is 8. So 8 electrons can exist in the second energy orbit. Similarly, the electrons are arranged in different orbits. Second point is electrons in outermost shell are known as valence electrons. किसी भी एटम में जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है हमारा एनर्जी ऑर्बिट, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. एंड द शेल इज and the orbit is known as outermost valence orbit or valence shell. Third point is different orbits have their different respective energy levels. Different orbits जो हैं हमारे उनके अलग अलग energy levels से exist करते हैं. Fourth is while combining up to form material, energy levels of valence electrons of atom get split up while bonding with valence electrons of another similar atom and form energy bands. जब कंबाइन करते हैं एटम मटेरियल की फॉर्मेशन के लिए, तो वहाँ हर एटम का सिर्फ वैलेंस शेल जो है वो दूसरे वैलेंस शेल के साथ, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, या जितने भी एटम के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है. उनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एंड एनर्जी बैंड्स की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट इज 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स फॉर्म्ड आर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. 2 तरह के एनर्जी बैंड्स हमारे यहाँ बनते हैं. फर्स्ट इज कंडक्शन बैंड एंड सेकेंड इज वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं एंड कंडक्शन बैंड वेयर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू कंडक्ट exist in the conduction band. Splitting of energy levels on interaction of large number of atoms. जैसा कि हमने बोला था कि हमारे जब बहुत सारे एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एनर्जी लेवल्स एनर्जी बैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जो एनर्जी लेवल्स होते हैं हमारे वो स्प्लिट हो जाते हैं. तो ये स्प्लिटिंग इस तरह से शो की हुई है यहाँ. फर्स्ट n इक्वल टू 1 है जहाँ हमारा एक सिंगल आइटम है, आइसोलेटेड है, कोई दूसरे आइटम से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे उसका जो एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा. सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट था हमारा उसका जो एनर्जी लेवल था वो हमारा स्प्लिट हो रहा है. n इक्वल टू 3 के लिए वो 3 जो हमारे डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं. इस तरह से स्प्लिटिंग होगी. नेक्स्ट n इक्वल टू 4 एंड नेक्स्ट n इक्वल टू इन्फिनिटी, जहाँ बहुत सारे एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं. बिकॉज किसी भी मटेरियल में हमारा अगर मॉलिक्यूलर मास हम डिफाइन करने लगें तो 1 मोल के अंदर हमारे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं. दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर. सो इतने लार्ज नंबर में जब एटम्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स क्रिएट होते हैं जिनका एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, वो बहुत कम होता है एंड दे फॉर्म एनर्जी बैंड्स. तो हम किसी मटेरियल को कैसे क्लासीफाई करेंगे कि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह, या फिर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. तो उसके लिए हमारे पास जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी एटम में वो डिपेंड करते हैं कि वैलेंस शेल जो है, जो आउटर मोस्ट शेल है किसी भी एटम की, वो कितनी ज़्यादा स्टेबल है. तो किसी कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं. इसका रीज़न वही रहेगा कि हमारे जो आउटर मोस्ट शेल है वो अनस्टेबल होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना बहुत इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, या फिर बाहर से कुछ एनर्जी फ्रिक्शन की फॉर्म में हमने प्रोवाइड कर दी, तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं. इंसुलेटर्स के केस में हमारे जो वैलेंस शेल है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है. इसकी वजह से नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इंसुलेटर्स के केस में बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर होते हैं. एंड सेमीकंडक्टर्स का जैसे हमें पता है कि उसकी कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है,
तो इसका मतलब वहाँ जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होते हैं इंसुलेटर्स की बजाय, लेकिन कंडक्टर्स से कम होते हैं। वहाँ इलेक्ट्रॉन्स ईजीली फ्री हो सकते हैं विद ए सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। नेक्स्ट आता है हमारा फिर एनर्जी लेवल डायग्राम्स कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो ग्राफ बनाते हैं हम। एक तरफ हमारा वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पे हम दिखाएंगे इंक्रीजिंग एनर्जी कि एनर्जी हमारी किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है, और हॉरिजॉन्टल में हम दिखाएंगे मटेरियल्स हमारे किस तरह से बैंड फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या उनका एनर्जी लेवल रह रहा है। तो फर्स्टली मेटल के लिए दिया हुआ है, मेटल मीन्स किसी कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, कुछ ना कुछ सेक्शन उनका कॉमन रह जाता है। मीन्स हमारे पास यहाँ वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ईजीली हमारे कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा कंडक्शन बैंड भी फिल्ड रहता है इन केस ऑफ कंडक्टर, तो वहाँ ओवरलैपिंग रहती है। इसकी वजह से हमारे जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स के केस में बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड, सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ हल्का सा गैप होता है जिसको हम बैंड गैप बोलते हैं, और वो बहुत स्मॉल होता है जिससे हमारा थोड़ी सी एनर्जी देने से ही वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में हैं वो फ्री होकर के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं एंड कंडक्ट करने लग जाते हैं। थर्ड, इंसुलेटर के केस में हमारा जो बैंड गैप है बहुत ज़्यादा होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है अचीव करना, इतनी ज़्यादा एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को दे पाना कि वो वैलेंस बैंड से फ्री होकर के कंडक्शन बैंड में जा पाए। इसकी वजह से वहाँ कंडक्शन बैंड में कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाते, इसकी वजह से कंडक्शन नहीं हो पाता और वो मटेरियल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ दी हुई हैं। फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन दी हुई है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर दोज हुज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों के बीच में कहीं लाई करती है। इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सेकेंड पॉइंट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। हमारे कंडक्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं और करंट बनाते हैं, लेकिन हमारा सेमीकंडक्टर्स के केस में दो तरह के चार्ज कैरियर्स रहते हैं जो करंट बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड इज़ होल। होल्स हमारे सिंपली इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को दिखाते हैं कि जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के कंडक्शन में चला गया या कहीं दूसरी तरफ मूव कर गया है तो वहाँ पे हमारा वो डेफिशिएंसी हो जाती है, एक कमी बोल सकते हैं कि वहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसको हम होल से डिनोट करते हैं। थर्ड इज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की दो टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक फॉर्म एंड एक्सट्रिंसिक फॉर्म। इंट्रिंसिक जो है वो हमारी प्योर फॉर्म होती है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वहाँ हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। वो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इम्प्योर फॉर्म एग्जिस्ट करती है, वो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल की, और वो जो इम्प्योरिटी है वो ऐड की जाती है इन फॉर्म ऑफ पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट एटम्स। पेंटावेलेंट जो एटम्स हैं मतलब जिनकी वैलेंसी जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें 5 हैं, एंड ट्राईवेलेंट मीन्स वैलेंसी 3 है, उसके अंदर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ट्राईवेलेंट का एग्जांपल हम ले सकते हैं, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, एंड पेंटावेलेंट में हमारे आ जाते हैं एंटीमनी। एंड लास्ट पॉइंट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो इटसेल्फ फिर आगे डिवाइडेड होते हैं फर्दर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में। डायग्रामेटिक फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे फॉर्म होता है एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल किस तरह से एक्सट्रिंसिक की तरह बिहेव करता है। फर्स्ट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में क्या है, हमारा प्योर मटेरियल है
सिलिकॉन मटेरियल हमने लिया है। तो सिलिकॉन मटेरियल में क्या है हमारे पास, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर सिलिकॉन एटम के पास। तो हर सिलिकॉन एटम का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से एटम्स आपस में कंबाइन होते रहेंगे बॉन्ड बना के और मटेरियल की फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, दो टाइप्स हैं हमारी, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, हमारा पेंटावेलेंट एटम की डॉपिंग कराते हैं। एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें सब सिलिकॉन के एटम्स हैं, वहाँ हमने पेंटावेलेंट एटम की डॉपिंग करा दी। पेंटावेलेंट एटम्स जो हैं जिसकी वैलेंसी 5 होती है। अब यहाँ हमारी जो डोपिंग होती है, चाहे एन टाइप में हो या पी टाइप में हो, डॉपिंग बहुत स्मॉल अमाउंट में की जाती है। तो अब हम यहाँ ये मान सकते हैं कि हमारे 4 सिलिकॉन एटम्स और उनके बीच में एक एंटीमनी का एटम है जो हमने डॉपिंग कराई है। तो होगा क्या, सिलिकॉन के 4 एटम्स के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंटीमनी के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। फिफ्थ जो इलेक्ट्रॉन है एंटीमनी का, वैलेंसी 5 थी इसकी, 4 ने बॉन्डिंग कर ली। फिफ्थ जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो हमारा डोनर इम्प्योरिटी कंट्रीब्यूटर का काम करेगा। और वहाँ क्या होगा, हमारे मटेरियल के अंदर जिस तरह से भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है, सेम इसी तरह से यहाँ भी फ्री चार्ज कैरियर्स बनेंगे। वो फ्री चार्ज कैरियर्स के साथ साथ में हमारा एक कैरियर यहाँ पे पहले से ही फ्री है, पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो हमारा कंडक्शन में जाएगा डायरेक्ट, और इसकी वजह से उसकी ओवरऑल मटेरियल में इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे जो पहले से फ्री हैं। एंड सेकेंडली, हम एनर्जी प्रोवाइड करके वैलेंस बैंड से भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो डोपिंग कराएंगे हम वो ट्राइवेलेंट एटम्स की कराएंगे। तो हमने यहाँ बोरोन लिया है। बोरोन के केस में हमारी वैलेंसी 3 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो 3 सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। फोर्थ जो है सिलिकॉन एटम, उसका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा क्योंकि हमारा बोरोन के पास 3 ही वैलेंसी थी, 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। तो फोर्थ वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को बोला जाता है होल। तो इसका मतलब वहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर कम है वहाँ पे तो होगा क्या, एक होल हो गया वहाँ पे। उस होल को फिल करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे एटम से या उसी एटम से अपना पहले वाला बॉन्ड तोड़ करके वहाँ आएगा, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो वहाँ वो इलेक्ट्रॉन उसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, होल को फिल करने के लिए आएगा। तो वहाँ वो होल फिल हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्डिंग हो गई, एक बोरोन वाला जो वहाँ इलेक्ट्रॉन आया होल के साथ, और दूसरा जो साथ में सिलिकॉन एटम था उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों ने बॉन्डिंग कर ली। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के आया है उस होल को फिल करने के लिए, जहाँ से भी वो आया वो भी, वहाँ भी हमारा क्या हुआ, एक होल क्रिएट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। अब वहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है तो वहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं और से आकर के उसको फिल करेगा, कहीं और से बॉन्ड तोड़ करके, और जहाँ से वो बॉन्ड तोड़ करके आएगा वहाँ पे हमारा फिर से एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ फ्री चार्ज कैरियर जो रहेगा वो होल रहेगा जो मूव करता रहेगा एक जगह से दूसरी जगह। इस तरह से हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्ट करता है, और वहाँ हमारी जो कंडक्टिविटी है वो किस तरह से बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जो होल्स हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से हमारा कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, करंट प्रोड्यूस होता है। एनर्जी बैंड डायग्राम्स फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमारे एनर्जी बैंड डायग्राम किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास फ्री होल्स जो हैं, एक्स्ट्रा होल्स होते हैं, जिसे हमने पढ़ा था कि वहाँ डेफिशिएंसी रहती है इलेक्ट्रॉन्स की और उसकी वजह से होल क्रिएट हो जाते हैं। तो वैलेंस बैंड में ऊपर वाले लेवल में हमारे होल्स हैं। अब ऊपर वाले लेवल में अगर होल्स हैं तो नीचे जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वहाँ पे वैलेंस शेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन होल्स को कंप्लीट करने के लिए ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे,
और होल नीचे चला जाएगा, क्योंकि जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आएगा ऊपर की तरफ वहाँ नीचे होल बन जाएगा। तो इस तरह से इस होल ने फोर्स किया नीचे से इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर आने के लिए। उसके लिए हमें कोई बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, अपने आप से वो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए। अब वो ऊपर आए, इसका मतलब क्या है कि ऊपर एक हमारा लेवल बन गया। अब ऊपर वो एनर्जी लेवल बनने की वजह से मतलब वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप था वो अपने आप से कुछ कम हो गया। इसका मतलब हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसको कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए, और वो जल्दी कंडक्ट कर पाएगा। कंडक्टिविटी जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको कंडक्ट कराने के लिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, वैलेंस बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक लेवल बना लेंगे अपना कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, जिसको हम डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं, जहाँ पे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। जो हमारे पेंटावेलेंट एटम्स का 5th इलेक्ट्रॉन था वो हमारा वहाँ पहुँच गया। तो इसकी वजह से कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे हमारा एनर्जी लेवल है जहाँ हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिना कोई एनर्जी दिए या फिर बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में एनर्जी देते ही कंडक्शन में चले जाएंगे और कंडक्शन में जाके कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इससे हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स की कंडक्टिविटी हमारी ज़्यादा होती है रेदर देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जहाँ एक पार्ट हमारा रहता है पी टाइप मटेरियल का और दूसरा पार्ट रहता है एन टाइप मटेरियल का। पी टाइप मटेरियल जहाँ ट्राइवेलेंट एटम्स की डॉपिंग की हुई है और एन टाइप मटेरियल जहाँ पेंटावेलेंट एटम्स की डॉपिंग की हुई है। तो ये दोनों जो सेक्शंस है हमारे, ये काम करते हैं एनोड एंड कैथोड, दो इलेक्ट्रोड्स का, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है हमारा जंक्शन, जिसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड दो फॉर्म में हमारा वर्क करता है, एक है हमारा अनबाइज्ड फॉर्म एंड सेकेंड इज बाइज्ड फॉर्म। अनबाइज्ड फॉर्म वो है जहाँ हम एक्सटर्नल कोई वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, और हमारा जो बाइज्ड फॉर्म है वहाँ बाइसिंग प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं अनबाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड, जहाँ हमारी कोई बाइसिंग नहीं है, कोई एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। तो उसकी वर्किंग देखते हैं कैसे वर्क करता है और क्या वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड हमने फॉर्म किया जहाँ एक तरफ हमारा पी सेक्शन है और दूसरी तरफ एन सेक्शन है। पी सेक्शन में होल्स ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे, जिसको हम माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। माइनॉरिटी मतलब जो कम अमाउंट में है, मतलब पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप में होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, लार्ज अमाउंट में रहेंगे। इसी तरह से एन टाइप सेक्शन में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेंगे, ज़्यादा होंगे, और होल्स कम होंगे, वो होंगे हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो अब एक तरफ होल्स ज़्यादा हैं, एक तरफ कम हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ कम हैं। तो ये कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से हमारे चार्ज कैरियर्स जो हैं वो डिफ्यूज़ होना स्टार्ट कर देते हैं, मूव होना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम एन सेक्शन टू पी सेक्शन। इसी तरह से हमारे जो होल्स हैं वो मूव करेंगे पी सेक्शन टू एन सेक्शन। इनके मोशन की वजह से अब चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं तो हमारा करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा पीएन जंक्शन डायोड जो है वो कंडक्ट करता है। करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी हमारी, क्योंकि पी से होल्स जा रहे हैं, एन से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो हमारे करंट की डायरेक्शन जैसे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो यहाँ हमारी करंट की डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम पी टू एन। इस तरह से हमारा अनबाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट करता है। अब ये कंडक्शन के साथ होगा क्या, जैसे चार्ज कैरियर्स मूव करते रहेंगे, अब अगर पी से होल या फिर एन से इलेक्ट्रॉन जो है वो होल की तरफ गया है, पी टाइप मटेरियल की तरफ मूव करके गया है, तो वो क्या करेगा, पी टाइप में होल पड़े हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो आया है पी सेक्शन में वो वहाँ होल से कंबाइन कर जाएगा। होल का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देगा, उस होल को फिल कर देगा।
तो इससे होगा क्या, एक नेगेटिव चार्ज ऐड हो गया उस मटेरियल में, वो कहीं मूव तो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने होल को फिल कर दिया है, वो स्टेबल हो गया है, तो वहाँ वो नेगेटिव आयन बना देगा उस पी सेक्शन में। ऐसे ही जो होल मूव करके एन सेक्शन में गया है वहाँ पे हमारा, या फिर ये बोल सकते हैं कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो वहाँ पे एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इसी तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन एन सेक्शन से पी सेक्शन में जाएंगे उतने ही पी सेक्शन में नेगेटिव आयंस बनते रहेंगे और एन सेक्शन की तरफ हमारे पॉजिटिव आयंस बनते रहेंगे। और ये जो आयंस हैं ये इमोबाइल आयंस होते हैं, मूव नहीं कर पाते। इसकी वजह से क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव आयंस इकट्ठे होते रहे, दूसरी तरफ नेगेटिव आयंस इकट्ठे होते रहे, तो ये क्या करेंगे, एक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, स्टैटिक रहेगा, मोशन नहीं होगा यहाँ चार्ज कैरियर्स का। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब पी सेक्शन की तरफ पॉजिटिव आयन बन गए हैं जो कि मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये फर्दर होल्स को एन में नहीं जाने देंगे, उनको रिपेल करेंगे। ऐसे ही एन सेक्शन में नेगेटिव आयंस बने हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे नहीं जाने देंगे पी की तरफ, उसको रिपेल करेंगे। इसकी वजह से हमारा जो चार्ज कैरियर्स का जो मोशन हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा करंट बन रहा था, वो करंट अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा और ये कैरियर्स बढ़ते रहेंगे। जैसे ये इमोबाइल आयंस बढ़ते रहेंगे, एक टाइम पे हमारा जो ये रिवर्स जो पोटेंशियल है जो उसको अपोज कर रहा है चार्ज कैरियर्स को मूव करने से, और जो फॉरवर्ड हमारा पोटेंशियल था जो कंसंट्रेशन की वजह से हमारा चार्ज कैरियर्स मूव कर पा रहे थे, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं और उस टाइम पे हमारा जो टोटल करंट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गया है हमारा पीएन जंक्शन डायोड, और उस टाइम पे हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसके बाद अगर करंट फ्लो कराना है, चार्ज कैरियर्स को मूव कराना है, तो हमें एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है, मींस बाइसिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो चार्ज कैरियर्स को फोर्स प्रोवाइड करे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वो चार्ज कैरियर्स मूव कर पाएँ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, जहाँ पे क्या होता है, हमारा बाइसिंग प्रोवाइड की हुई है, मींस एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किया हुआ है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करता है चार्ज कैरियर्स को मूव करने के लिए। पहले हमारा पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया था, वो डिप्लीशन लेयर बन गई थी, जिसकी वजह से फर्दर हमारा चार्ज कैरियर्स जो है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो मूव नहीं कर पा रहे थे, करंट नहीं बन पा रहा था। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि हम बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं। दो तरह की बाइसिंग हो सकती है, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके पी सेक्शन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल से। रिवर्स बाइसिंग में इसका जस्ट अपोजिट होता है, पी सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी के और एन सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। वो होगा क्या, जैसे ही हमारा जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी से हम अप्लाई कर रहे हैं वो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, उस टाइम पे हमारा चार्ज कैरियर्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे और हमारा करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पढ़ते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, जैसे कि पी सेक्शन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन सेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो एन जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो क्या करेगा, एन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उनको रिपेल करेगा। नेगेटिव सेक्शन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको फोर्स मिल गया पी सेक्शन की तरफ मूव करने के लिए। ऐसे ही पी से होल्स को फोर्स मिलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द एन सेक्शन। तो वही हमारा पहले वाला केस हो गया, जैसे हमारा पी से होल मूव कर रहे थे एन की तरफ, एन से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे पी की तरफ। तो इस तरह से हमारा वो डिप्लीशन लेयर जो है वहाँ पे वो उसकी विड्थ कम हो जाती है और धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हमारा करंट जो है वो बढ़ जाता है। और सेकंड जो है रिवर्स बाइसिंग, वहाँ क्या होता है, पी सेक्शन जो है वो वहाँ नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन सेक्शन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जा करके पी सेक्शन के होल्स को फिल कर देते हैं और दूसरी तरफ हमारे जो पी सेक्शन एन सेक्शन है, एन सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब उनको फोर्स जो मिल रहा है वो रिवर्स फोर्स मिल रहा है,
पी सेक्शन से होल्स कम हो रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब एन सेक्शन से तो दूर ही जा रहे हैं। और दूसरा, एन सेक्शन से जो इलेक्ट्रॉन है वो पी की तरफ ना जा करके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, मतलब वायर की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब चार्ज कैरियर्स जो हैं वो मूव नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी सेक्शन की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे और होल्स जो हैं वो एन सेक्शन की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से फॉरवर्ड करंट तो नहीं बन पाता, साथ में हमारे जो आयंस बनेंगे, क्योंकि पी सेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स, पी सेक्शन में क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से आ रहे हैं और वो होल्स को फिल कर रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ फिर से नेगेटिव आयंस और ज़्यादा बन जाएंगे और एन सेक्शन में इसी तरह से हमारे पॉजिटिव आयंस और ज़्यादा बन जाएंगे। तो डिप्लीशन लेयर जो है उसकी विड्थ बढ़ जाती है, पोटेंशियल बैरियर जो है वो ज़्यादा हो जाता है और हमारा जो करंट है फॉरवर्ड करंट ना बनने की बजाय रिवर्स करंट बनता है। और जो रिवर्स करंट होगा वो एब्रप्टली बढ़ेगा, जिसकी वजह से जैसे ही करंट बढ़ेगा वहाँ हीट प्रोड्यूस होगी, उससे और ज़्यादा बॉन्ड्स टूट करके फॉरवर्ड जो है, जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो बढ़ जाएंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ने की वजह से रिवर्स करंट बढ़ता रहेगा और ये एब्रप्टली इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारा वो डिवाइस ख़राब हो जाता है एक्सेसिव हीट की वजह से, जिसको हम एवलांची ब्रेकडाउन बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो हमारा एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आता है, अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट फॉर्म में। वो सिग्नल हमारा जो है इनपुट सिग्नल अल्टरनेटिंग फॉर्म में रहेगा और आउटपुट जो देगा वो हमारा डायरेक्ट फॉर्म में हमें मिलेगी। अल्टरनेटिंग फॉर्म क्या होती है? जहाँ वेव की फॉर्म में हमारा सिग्नल होता है और वहाँ हमारी जो पोलैरिटी है सिग्नल की वो रिवर्स होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म में पोलैरिटी सेम रहती है। तो रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड? उसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? एक प्राइमरी कोयल है एंड सेकेंड इज सेकेंडरी कोयल। प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल जो है हमारी, उसके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जिससे क्या होगा, एक में अगर हम वोल्टेज या कोई भी सिग्नल हमारा जो है वोल्टेज या करंट की फॉर्म में वो प्रोवाइड करते हैं और उसका इंडक्शन के थ्रू वो दूसरे जो सेकेंडरी कोयल है उसमें भी वोल्टेज को इंड्यूस कर देता है, या फिर वो सिग्नल जो है वो इंड्यूस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, एक कॉइल से दूसरी कॉइल में इंड्यूस कराना। तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है हमें, कि जितनी हमें वोल्टेज प्रोवाइडेड होती है वो हम प्राइमरी कॉइल में प्रोवाइड करते हैं एंड सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी वोल्टेज मिलेगी। तो रिक्वायर्ड सिग्नल के हिसाब से जितना हमें रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो रख देते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल का, और उससे हमें जो सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट मिलेगी वो हमें रिक्वायर्ड सिग्नल मिल जाएगा। वो सिग्नल हम फिर प्रोवाइड करते हैं आगे हम पीएन जंक्शन डायोड में और उसकी आउटपुट हम लेंगे थ्रू ए रजिस्टर। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या करेगा? आप हमें पता है पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में कंडक्ट करता है एंड रिवर्स बाइसिंग में बहुत स्मॉल अमाउंट में रिवर्स करंट बनाता है। और आइडियल कंडीशन अगर हम लेते हैं, आइडियल डायोड की बात करें, तो वो सिर्फ फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है एंड रिवर्स बाइसिंग में ज़ीरो आउटपुट देता है। तो कनेक्ट करते हैं एंड पढ़ते हैं कैसे होगा। तो हमने सिग्नल प्रोवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल वेव, साइन वेव की फॉर्म में सिग्नल प्रोवाइड कर दिया अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फॉर्म में। वो वोल्टेज जैसे ही हमारी सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचेगी, सेकेंडरी कॉइल का जो ऊपर वाला सेक्शन है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा फॉर पॉजिटिव साइकिल। 2 साइकिल हैं हमारे इनपुट सिग्नल के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव सिग्नल जैसे ही जाएगा तो पॉजिटिव ऊपर वाले पार्ट को मिल जाएगा एंड सेकेंडरी कॉइल के नीचे वाले पार्ट को मिल जाएगा नेगेटिव। इसकी वजह से पीएन जंक्शन डायोड जो है वो क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। पी पार्ट जो है उसका, पी सेक्शन, उसको पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया और एन सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल मिल गया। इसकी वजह से फॉरवर्ड बाइस हो गया और वो कंडक्ट करेगा और हमें कंडक्ट की वजह से जो आउटपुट मिलेगी वो पॉजिटिव सिग्नल की फॉर्म में मिल जाएगी। फिर नेगेटिव जब सिग्नल जाएगा,
जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसका नेगेटिव साइकिल जैसे ही हमारा कॉइल में जाएगा तो उससे क्या होगा, कॉइल का जो ऊपर वाला पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। रिवर्स फॉर्म में हमें सिग्नल मिला है। इसकी वजह से पीएन जंक्शन डायोड क्या होगा, उसके पी सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल मिल जाएगा और एन सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। और रिवर्स बाइस के टाइम पे हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो काम नहीं करता है, कोई आउटपुट नहीं देता है, तो हमें ज़ीरो आउटपुट मिलेगी। नेक्स्ट फिर से पॉजिटिव साइकिल मिल गया, क्योंकि हमारी जो पोलैरिटी है वो रेगुलर टाइम के बाद रिवर्स हो रही है इनपुट सिग्नल की। तो पहले पॉजिटिव साइकिल गया, उसके लिए डायोड कंडक्ट करेगा और पॉजिटिव साइकिल हमारा आउटपुट में मिल जाएगा। नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल गया, उसके लिए डायोड रिवर्स बाइस हो गया तो आउटपुट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट फिर से पॉजिटिव साइकिल गया तो फिर से हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और हमें फिर से आउटपुट पॉजिटिव सिग्नल की फॉर्म में मिल जाएगी। इस तरह से हमारा जो सिग्नल है वो आउटपुट सिग्नल जो मिलेगा वो हमारा एक ही पोलैरिटी में मिलेगा, वहाँ पोलैरिटी रिवर्स नहीं होगी। या तो आउटपुट पॉजिटिव है या फिर ज़ीरो है, नेगेटिव आउटपुट नहीं होगी। इसकी वजह से हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो हमारा किस फॉर्म में है, डीसी की फॉर्म में है, डायरेक्ट फॉर्म में है, और वो पल्सेटिंग डीसी की फॉर्म में है। मीन्स वहाँ पल्सेस की फॉर्म में मिल रहा है, कहीं आउटपुट है कहीं ज़ीरो है। उसको हम चेंज कर सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड्स हम प्रोवाइड करते हैं और जो हमारा सिग्नल है प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस होगा अल्टरनेटिंग फॉर्म में, आगे हम सेकेंडरी कॉइल को सेंटर टैप करके रखते हैं। सेंटर टैपिंग का मतलब क्या है कि हमारा जो सेकेंडरी कॉइल है वो दो इक्वल सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सेंटर में जो सेंटर में हमारी जो टर्न है उसकी कॉइल की, उसको क्या करेंगे, हम एक वायर कनेक्ट करके वहाँ से एक कॉमन सेक्शन निकाल करके उसको हम रेजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे और वो रेजिस्टर जो होगा वो दोनों डायोड्स के लिए D1 एंड D2 के लिए कॉमन रेजिस्टर का काम करेगा, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे दोनों डायोड्स की। तो इस तरह से हमने सेकेंडरी कॉइल को सेंटर टैप कर दिया और सेंटर टैप करने की वजह से क्या होगा, वो कॉइल जो है दो सिमिलर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो उससे क्या करेंगे, हमारा जो पॉजिटिव जो सेक्शन है, जो हमारा इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव वाला साइकिल है, वो जैसे ही जाएगा हमारे सेकेंडरी कॉइल की तरफ, तो वहाँ से क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल का जो ऊपर वाला सेक्शन है वहाँ हमारा ऊपर वाले एंड जो पॉइंट है वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा और जो सेंटर टैप पॉइंट के पास में जो हमारा सेक्शन है वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से जो सेकेंडरी कॉइल का जो दूसरा सेक्शन है उसका सेंटर टैप वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और एंड पॉइंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे D1 जो है, D1 के पी सेक्शन को पॉजिटिव मिल जाएगा, एन सेक्शन को नेगेटिव मिल जाएगा, और D2 जो है उसके पी सेक्शन को नेगेटिव मिलेगा और एन सेक्शन को पॉजिटिव मिलेगा। तो इस टाइम पे हमारा D1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस है एंड जो D2 डायोड है वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। इसकी वजह से D1 तो कंडक्ट करेगा लेकिन D2 कंडक्ट नहीं कर पाएगा और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो D1 से पॉजिटिव फॉर्म में मिल जाएगी। नेक्स्ट भेजते हैं नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। नेगेटिव साइकिल जाने की वजह से क्या होगा, जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है उसके दो पार्ट्स थे, ऊपर वाले पार्ट में एंड पॉइंट पे नेगेटिव एंड सेंटर टैप वाले पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड सेक्शन में सेंटर टैप वाले पॉइंट पे नेगेटिव और नीचे एंड पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाएगा। इससे क्या होगा, D1 के P को हमारा नेगेटिव टर्मिनल मिल जाएगा और एन सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाएगा और जो हमारा D2 है उसके पी सेक्शन को पॉजिटिव एंड एन सेक्शन को नेगेटिव मिल जाएगा। तो इस टाइम पे हमारा D1 जो है वो रिवर्स बाइस होगा और D2 फॉरवर्ड बाइस। तो इस टाइम पे जो हमें आउटपुट मिलेगी वो D2 से मिलेगी। तो इस तरह से हमें दोनों ही टाइम पे फॉरवर्ड साइकिल जो हमारा पॉजिटिव साइकिल था उस टाइम पे D1 से आउटपुट मिल रही है, D2 से ज़ीरो है, और जो हमारा सेकेंड साइकिल है नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल उस टाइम पे हमें D2 से आउटपुट मिल रही है एंड D1 ज़ीरो है। इस तरह से दोनों ही साइकिल्स के ड्यूरिंग मीन्स फुल वेव के ड्यूरिंग हमें आउटपुट जो है वो मिल जाएगी और वो भी एक ही पोलैरिटी में मिलेगी, पोलैरिटी रिवर्स नहीं होगी। इस तरह से हमें डीसी आउटपुट मिल जाती है इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव से हमें आउटपुट मिल रही है तो इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। और यहाँ जो एफिशिएंसी है वो हमारी 100% रहती है।
यहाँ भी हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह फिल्टर्स लगा करके हम स्ट्रेट लाइन डीसी में इस पल्सेटिंग डीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर क्या है? जहाँ हमारे 3 सेक्शंस रहते हैं एंड 2 जंक्शन वहाँ मिलते हैं हमारे, एक P और N का जंक्शन और एक NP जंक्शन। तो यहाँ हमारी 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए। दोज कॉन्फ़िगरेशंस आर PNP एंड NPN। PNP में हमारा N जो है वो सेंटर में रहता है एंड NPN में P सेक्शन जो है वो हमारा सेंटर में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 3 सेक्शंस आर कॉल्ड एज एमिटर, बेस एंड कलेक्टर रीजन्स। जो 3 सेक्शंस हैं हमारे P एंड P और NPN में N, P एंड N, ये तीनों सेक्शंस जो हैं हमारे, ये हमारे एमिटर, बेस एंड कलेक्टर रीजन्स कहलाते हैं। तीनों को अलग अलग से हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। एमिटर जो है उसका एरिया कम होता है बजाय कलेक्टर के, लेकिन बेस से बहुत ज़्यादा होता है। कलेक्टर का एरिया मैक्सिमम होता है और बेस का एरिया सबसे कम रखा जाता है। एमिटर एमिट्स द करंट, एमिटर जो है वो एमिट करता है करंट। बेस जो है वो इंटरमीडिएट का काम करता है, वो चार्ज कैरियर्स को एमिटर से लेकर के कलेक्टर तक पहुंचाता है। बीच में बहुत कम अमाउंट में जो P से अगर होल्स आ रहे हैं या फिर N से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो बेस में कंबाइन हो करके थोड़ा सा अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में बेस करंट बनाते हैं। बाकी ऑलमोस्ट 95% जो चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे कलेक्टर्स की तरफ मूव कर जाते हैं और कलेक्टर करंट बनाते हैं। डॉपिंग लेवल जो है, डॉपिंग हमारी एमिटर में सबसे ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है क्योंकि उसे एमिटर का काम करना है, करंट एमिट करना है, और कलेक्टर में कम होती है। बेस सेक्शन में सबसे कम की जाती है क्योंकि उसका एरिया भी सबसे कम होता है। नॉर्मल ट्रांजिस्टर को अगर हमें वर्क कराना है, जो नॉर्मल वर्किंग प्रिंसिपल होता है, उसके लिए हमारा जो एमिटर बेस जंक्शन है ट्रांजिस्टर का, उसको फॉरवर्ड बाइस किया जाता है। मींस P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है, N को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, और जो हमारा आउटपुट सेक्शन है, बेस कलेक्टर रीजन है, उसको रिवर्स बाइस किया जाता है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है, डायग्राम दिखाए हुए हैं PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर के। दोनों सेक्शंस में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमने करंट की डायरेक्शन दिखाई है, जहाँ एरो जो है वो करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। P टू N रहेगी हमेशा, तो एमिटर टू बेस या फिर बेस टू एमिटर, डिपेंड करेगा हमारा P सेक्शन कहाँ है एंड N सेक्शन कहाँ है। करंट हमेशा P टू N डायरेक्शन में हम शो करते हैं, और उसका जो इक्वेशन रहती है हमारी करंट इक्वेशन, वो इस तरह से रहेगी कि एमिटर जो करंट है वो इक्वल होता है हमारा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के। बिकॉज एमिटर जो है वो एमिट कर रहा है, बेस में कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारे चार्ज कैरियर्स मिक्स हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो करंट बनाता है। बाकी सभी कैरियर्स हमारे कलेक्टर तक पहुंच करके कलेक्टर उन्हें कलेक्ट करता है और वहाँ कलेक्टर करंट बनता है। तो हमारा जो टोटल एमिटेड करंट है IE, वो इक्वल होता है हमारा सम ऑफ द बेस करंट IB एंड कलेक्टर करंट IC।